स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सेकंड बुक जो हमने ली है। सेकंड बुक हमारा है इंडियन पॉलिटिक्स से। इसके अंदर जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है हमारा चैप्टर 7th जन आंदोलन का उदय। मूवमेंट है रीजनल मूवमेंट, राइज ऑफ रीजनल मूवमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक ये आपको पिक्चर दिख रही है। पिक्चर ये किस चीज़ की है? ये आपने सुना होगा यूके में उत्तराखंड में क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट चला था। क्या चला था? चिपको मूवमेंट। ठीक है। अब ये चिपको मूवमेंट क्या था कि सरकार ये पेड़ों को काट रही थी और ये महिलाएं क्या कर रही हैं, पेड़ों से लिपट कर क्या कर रही हैं, इस पेड़ों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए इसका नाम क्या, इसीलिए इसे चिपको मूवमेंट कहा गया है। ठीक है, ताकि पेड़ों को बचाने के लिए कहा जाता है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है हम ये जानते हैं, सीयूटी के लिए जो हमारा ये रहेगा वीडियो। तो आज़ादी के 3 दशक बाद लोगों का धीरज टूटने लगा, जनता बेचैनी की कई रूपों में अभिव्यक्त हुई। कहा जाता है जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इसी रूप में नहीं हुई। 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्ग, महिला, छात्र, दलित, किसान को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति की उनकी ज़रूरत मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। महिलाओं को, विद्यार्थियों को, अन्य लोगों को ऐसा लग रहा था सरकार उनकी बातों को महत्व नहीं दे रही। इसीलिए इसके चलते जितने भी जो स्थानीय के लोग हैं अलग अलग जगहों के, उन्होंने क्या किया, अपनी मांगों को करने के लिए, पूरा करवाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? जन आंदोलन। तो आज हम यही पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से आंदोलन चालू हुए, भारत के किस किस कोने से, उनके बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं जन आंदोलन की प्रकृति कहाँ से स्टार्ट होती है उस पर ध्यान दें। तो बोलते 1973 में घटी, जब मौजूदा उत्तराखंड का एक गांव स्त्री पुरुष एकजुट हुए, जंगली की व्यावसायिक कटाई पर विरोध किया। उन्होंने क्या किया? जंगली का क्या हुआ, जंगल का कटाई के लिए उन्होंने विरोध किया, क्योंकि सरकार वो उस जंगल को कटवा इसलिए रही थी ताकि उस लकड़ियों का प्रयोग व्यावसायिक रूप में करती। लेकिन उनका ये कहना था कि इनकी कटाई हमें दी जाए, इससे क्या मिलेगा, हमें कुछ रोज़गार मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों में चिपट के क्या हो गए, लिपट गए और इसी का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा, चिपको मूवमेंट। क्लियर है? तो याद रखना चिपको मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से है, कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड। ठीक है। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपना बाहों में घेर लिया। ठीक है, और इसी को विश्व प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, चिपको मूवमेंट। अब चिपको आंदोलन के अंदर क्या क्या चीज़ें बात आती है वो चीज़ जान लेते हैं। ये जो है उत्तराखंड के 2-3 गाँव में हुई। कहा जाता है इसके अंदर औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। मतलब सरकार ने, वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री के विनिर्माण को ज़मीन का यह टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। मतलब ये जो ज़मीन थी बट गई थी, मतलब सरकार ने किसी और को दे दी थी ताकि यहाँ पे कुछ किए जाएंगे। अब इससे ये गांव के लोगों ने क्यों आंदोलन किया पता है? क्यों? क्योंकि वो जो जलावन की जो लकड़ियाँ हैं वो कहाँ से लाएंगे, अब उन्हें खरीदनी पड़ जाएगी। तो पहले क्या, जो जंगलों के साइड रहते हैं वो सिलेंडर वगैरह नहीं रखते। तो बोलते यह विरोधी बड़ी जल्द उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। क्षेत्र की परिस्थिति आर्थिक शोषण से कई बड़े उठने लगी। गांव वासियों ने मांग की, क्या मांग की? देखो ये है पूरे, देखो इस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहा गया चिपको आंदोलन में दिनों का साक्षी गैर कीजिए। आंदोलन में महिलाओं ने पूरी भूमिका निभाई और कहा जाता है इसी में जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब उन लोगों की मुख्य डिमांड क्या थी? मतलब बाहरी लोगों से ये कटाई नहीं करवानी चाहिए और जंगल, इन सब ज़मीन पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। ये किसने बोला? उत्तराखंड के वासियों ने। ठीक है। सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए।
इस क्षेत्र में मतलब उन्होंने क्या बोला, हमें लघु उद्योग लगाने के लिए वो हमें क्या करें, हमें मदद दें, ठीक है। लेकिन बोला जाता है चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन एकदम नया पहलू था, मतलब बहुत ही नया था। सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिला ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई। मतलब यहाँ की महिलाओं ने, ये ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने लकड़ियों के लिए ही, पेड़ों के लिए ही आवाज़ उठाई, उन्होंने किसके लिए आवाज़ उठाई, शराबखोरी के लिए भी आवाज़ उठाई। और कहा जाता है आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली। सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोक। जब इन लोगों ने भाई आंदोलन चलाया तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने डिसीजन लिया कि हाँ भाई इनको ज़रूरत है, तो उन्होंने कटाई बंद करवा दी, ताकि इस अवधि के क्षेत्र में वन छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। मतलब सरकार ने भी सोचा कि भाई और अच्छी तरीके से भर जाएगा तो सही रहेगा। क्लियर है, चिपको आंदोलन समझ में आ गया। अब आते हैं दल आधारित आंदोलन। दल आधारित आंदोलन कौन कौन से हैं, तो बोलते हैं जन आंदोलन कभी कभी सामाजिक तो कभी कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं। जो जनता का जो आंदोलन है वो क्या बन जाता है, कभी कभी सामाजिक बन जाता है तो कभी राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा, मजदूर संगठन के आंदोलन, ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व, मतलब कि ये 20वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में क्या हुआ बेटा, ये सामने आए। कौन सा आंदोलन, जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मजदूर संगठन आंदोलन। इन द आंदोलन ने सामाजिक संघर्षों को कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। इन्होंने क्या किया, जो उसकी अंदरूनी बातें थी वो उन्होंने सभी के समक्ष रखी कि मतलब कि इन सभी लोगों के साथ क्या क्या समस्या होती है। अब जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा मतलब छोटी जाति को टॉर्चर किया जाता था, इन सभी समस्याओं को लेकर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज छोटी जाति और बड़ी जाति दोनों मिलकर एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ जॉब करते हैं। जब ये आंदोलन चला इसी वजह से ये संभव हो पाया। मुंबई, कोलकाता, कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठन के आंदोलन का बड़ा जोर था। मतलब इन सभी जगहों पर क्या थे, मजदूर संख्या ज़्यादा थी। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूर को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बना लिए। आज़ादी के बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लामबंद हुए। तो मतलब हर एक क्षेत्र में मतलब मजदूरों के लिए एक पार्टी बनी। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन 70-80 के दशक, मतलब 70-80 का दशक मतलब क्या होता है, 1970s और 1980s का टाइम पीरियड। कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार में मोह भंग हुए। मतलब कई दल आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। इसका तत्कालिक कारण यह था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया। मतलब कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेस, मतलब जो जनता पार्टी का जो रुख चला उतना गैर कांग्रेस का नहीं चल पाया। और इसीलिए कहा जाता है देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे। मतलब कि अभी आपने विकसित वो पढ़ा है ना, विकास, तो विकास के अंदर हमने बताया था ना उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, विकास करना। विकास किस क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो औद्योगिक हो। तो देखो नियोजित विकास का अर्थ क्या बोला गया है, दो चीज़ों में बांट दिया गया है। बोला गया आर्थिक समृद्धि करेंगे, मतलब आर्थिक स्थिति को बढ़ाएंगे, और आय का समतापूर्ण बंटवारा, मतलब इनकम को भी बढ़ाएंगे, इकॉनमिक को बढ़ाएंगे और आय को बढ़ाएंगे। इसके बारे में तीसरे अध्याय में भी आपने पढ़ा होगा, यही बात आ गई अभी यहीं पे जो हमने पढ़ लिया पहले ही। आज़ादी के शुरुआत में 20 सालों तक अर्थव्यवस्था की कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई। मतलब आज़ादी जब हमें मिली 1947-67 तक तो कुछ तो थी सही, लेकिन उसके बाद जो गरीबी थी वो और ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि उसके बाद ही तो इमरजेंसी लगी थी। और इमरजेंसी का टाइम पीरियड ऐसा था जैसा कि 2020 का टाइम पीरियड जो कोरोना हुआ था, ठीक है।
अब ये दलित पैंथर कौन थे, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। दलित पैंथर एक बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है। दलित पैंथर आ जाता है। मराठा के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा, सूरजमुखी, आसिलों वाला फ़कीर, ये क्या अर्थ है? अंधेरे की पथ यात्रा के संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है। अंधेरे की जो बोला गया है, अंधेरे की पथ यात्रा, पथ यात्रा, तो अंधेरे में किस पथ यात्रा कौन कर रहा है? दलित। और दलित लोग कौन है? जो समाज के अंदर छोटे हैं, नीचे हैं, उनको क्या संज्ञा दी गई है? दलित की दी गई है। तो कहा गया है जो दलित, इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। मतलब जो दलित है वो काफ़ी समय तक क्या हुआ है, टॉर्चर किया गया है समाज के अंदर, और जिस वजह से महाराष्ट्र के दलित डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के सूरजमुखी, आशीषों वाले फ़कीर, अब ये क्या है? अंधेरे की पथ यात्रा किससे रिलेटेड? दलित से। और सूरजमुखी, अब सूरज, उनके अंदर कौन एक उजागर लेकर आया? दलितों के अंदर कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ही क्या थे? दलित थे। इसीलिए जो उसका नाम क्या दे दिया गया? सूरजमुखी, आशीषों वाला फ़कीर। फ़कीर क्या होता है? किसी की मदद करता है। तो वो अंबेडकर जी क्या थे? दलितों के फ़कीर कहलाए। ये किसने कहा? नामदेव ढसाल ने। ठीक है, ये मराठी प्रसिद्ध कवि थे। क्लियर है? और इन्हीं की ये कविता थी। दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी कविताएं लिखी, आज़ादी के 20 साल तक भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभवों को गुजरना पड़ा। मतलब आज़ादी के 20 साल बाद भी दलितों का वैसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे पहले हो रहा था। उनकी इस पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्त इन कविताओं में हुई। मतलब उनकी जो पीड़ा वो किस में बताया गया? इसी में ही, जो अभी हमने क्या पढ़ा, अंधेरे की पथ यात्रा। ठीक है, इसमें किया गया है। दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था। दलित समुदाय भी चाहता भाई हमें क्या मिले, हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे कि हमारा भी उदय हो। अब आते हैं 7वें दशक की शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों पर अपने हक की आवाज़ उठाई। मतलब 70 के दशक में उन्होंने क्या किया? अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए समाज से लड़ना सीखा और अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। बोलते हैं 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन जिसका नाम क्या बना? दलित पैंथर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो दलित पैंथर कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र के वो समुदाय जो कि समाज के अंदर जिनका तबका क्या था? नीचे था। बोलते हैं दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता, भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब कि जो दलित पैंथर थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनको न्याय मिले, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो। ठीक है, सरकार ने जब देखा कि भाई दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने क्या किया? दलितों को लिए क्या बनाया? कानून बनाया। अब वो कानून बेटा क्या किया उन्होंने? कानून बनाकर अगर कोई भी दलितों के साथ दुष्व्यवहार करता है, उन्हें सताता है, उन्हें टॉर्चर करता है, तो सरकार ने नियम के तहत उनको क्या दी जाएगी? सज़ा दी जाएगी। ठीक है, उनके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। दलित महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार होते थे पहले, फिर उसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे कम होते चले गए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कई कानून बोलते हैं अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाए गए। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में क्या किया बेटा? एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। दलित पैंथर बृहत विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीबी किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर,
दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था, मतलब समाज में उनको भी दर्जा मिल सके। ठीक है, तो दलित पैंथर का मुख्य उद्देश्य ये था, दलितों के लिए एक अच्छा कार्य हो, समाज में उसकी एक वैल्यू हो, उसको समाज में टॉर्चर ना किया जाए। सरकार ने इसके लिए कानून बनाया 1989 में। ये वही है जो इससे रिलेटेड है। SEBC बनाया था, क्या था, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसको भी कह दो। और दूसरा क्या है, इन्होंने एक चीज़ और बनाई, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, बाम सेफ, क्या नाम दिया, दलित अवंती उत्पन्न, वही, ये याद रख लो, SEBC। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, भारतीय किसान यूनियन, BKU, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, BKU, भारतीय किसान यूनियन, मतलब भारत के किसान का एक संघ। ठीक है, 1988 में उत्तर प्रदेश में एक शहर में, मेरठ में, लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ये किसान सरकार द्वारा बिजली को दर में की गई बढ़ोतरी के विरोधी में। इन किसानों ने किस चीज़ का विरोध किया, सरकार ने क्या किया, बिजली के ऊपर क्या किया, बिजली को महंगी कर दी। तो इन किसानों ने इकट्ठे 20,000 किसान मेरठ के दफ्तर में जाकर वो इकट्ठे हुए और 3 हफ्ते तक उन्होंने क्या किया, डेरा डाला, वहीं पे रहे, हिला ही नहीं। इसके बाद उनकी मांग क्या कर ली गई, मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था। जिन दिनों वह धरने पे बैठे थे उन दिनों आसपास के गांव उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। जितने दिन वो धरने पर रहे, 3 हफ्ते तक उन्हें राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति और कहे काश्तकार शक्ति एक बड़ा प्रदर्शन माना गया और इसी का नाम क्या पड़ गया, BKU। यहाँ पे देखो क्या, BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। याद रखना, ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, कौन सा, उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी वाला पार्ट। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, क्लियर है। और इसके अलावा आपने तीसरे में पढ़ा होगा, हरित क्रांति बताया था ना, कृषि को हरा भरा करने के लिए 1960 के दशक में अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के फ़ायदा होना शुरू हो गया और इसके बावजूद सालों में इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य रूप से नकदी फसल बने। नकदी मतलब ये अनाज दो पैसे लो, कैश। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए। इस क्रम में नकदी फसल के बाज़ार को संकट का सामना करना पड़ा। जो फसल नकदी बाज़ार के था तो वो भी दिक्कत हुई। तो भारतीय किसान यूनियन ने क्या किया, गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने कर उन्होंने क्या बोला, सरकार क्या करे, जो हमारे गन्ने हैं और गेहूं को, उसके प्राइस को बढ़ाकर लिया जाए। एक तो पहले बिजली के लिए, फिर अनाज के लिए। ठीक है, बोलते हैं भारत का संग्राम करार दिया। और तीसरे अध्याय में भी आपने पढ़ा है, विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। मतलब कृषि बनाम उद्योग, मतलब कृषि पहले लगाए या पहले उद्योग। तो तुमने देखा होगा हमारी पंचवर्षीय योजना बनी थी, तो पहले क्या बना था, पहले इंडस्ट्री बनी थी या पहले कृषि पे ध्यान दिया गया था। तो पहला किस पे ध्यान दिया गया था, कृषि पे, उसके बाद इंडस्ट्री पे, मतलब उद्योग। ठीक है, और कब वो आया था, 1951 में। ठीक है, एग्री का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। BKU ने बहुत सारी धरना निकाली, रैलियां निकाली, प्रदर्शन किया। BKU ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालय पर किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी BKU ने रैली का आयोजन किया। इस तरीके से BKU ने अधिकांश सदस्य समुदाय थे और इस संगठन ने जातिगत समुदाय के आधार पर मिले जुले जाति पंचायत के आधार पर, मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और 1990 के दशक में क्या हुआ, BKU ने अपनी सभी राजनीतिक दलों से दूरी बना ली। मतलब वो किसी भी राजनीतिक दलों के साथ मिली नहीं, इसने अपना खुद का संगठन मजबूत कर लिया।
अब एक है बेटा, ये पिक्चर देखो, ये वाली, ये भी आता है हमारा अपने आप में। नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम। क्या है? नेशनल फिशर वर्कर फोरम। तो मतलब ये मछली के पालन से है, किससे लेकर है, किससे रिलेटेड है ये? फिश। ठीक है। तो बोलते हैं मछुआरा समुदाय, हजारों हजार परिवार मछली मारने के पेशे में संलग्न हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है। बोलते सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने के मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्राउलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट खड़ा हो गया। मतलब जो लोग हाथ से मछुआरे को नेट से जो मारते थे, सरकार ने उसको क्या ऊपर पाबंदियां लगा दी। अब इससे क्या हुआ, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं समुद्र के आसपास, तो उनके लिए भोजन की बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो उन्होंने क्या किया, इससे उनके जीवन को प्रभावित हुआ। तो नेशनल फिशर वर्क फोरम, तो ये हमारा क्या है? NFS। क्या है? NFF ही है। तो नेशनल फिशर फोरम। अब ये क्या है, जितने भी लोग जो फिशर्स से अपना जीवन यापन चलाते थे, तो ये मोस्टली लोग कहाँ रहते होंगे? दिल्ली में रहते होंगे? नहीं, ये कहाँ रहते होंगे? जो कोस्टल प्लेन पे रहते हैं, जहाँ समुद्र के आसपास। तो वो अपनी जो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो वो किस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं, पता है कैसे? वो मछली को ही पाल के वो उसको क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, वही सी फूड खाते हैं, बस वो सीधा कह लें। लेकिन सरकार ने क्या किया, अपनी तकनीकी को लेकर आकर वहाँ पे जो मछुआरे थे उनको क्या बोल दिया, अब वो वहाँ से मछली को नहीं पकड़ेंगे। अब इससे क्या होगा, उनकी लाइफ तो इफेक्ट होगी नहीं होगी? हुई, जाहिर सी बात है। तो इफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ भाई, उन्हें बहुत दिक्कतें हुई। तो मछुआरों का जो जीवन था, लाइफस्टाइल था, वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। तो बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या लेकर आई थी? बॉटम ट्रॉलिंग। क्या लेकर आई थी? बॉटम ट्रॉलिंग। मत्स्य दोहन के लिए उन्हें मत्स्य जो फिशर था, फिशर को ख़त्म करने के लिए वो लेकर आई बॉटम ट्रॉलिंग। टेक्नोलॉजी थी एक ही। उपयोग से अनुमति मछुआरों को जीवन आजीविका के संकट आ गया। और ये 70-80s के टाइम पीरियड में हुआ। और बोलते मछुआरों के स्थानीय स्तर पर संकट बन गया। 80s के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में इकॉनमिक उदारीकरण की नीति शुरू हुई। मतलब बोलते हैं इकॉनमी को डेवलप करने की बात कही गई। तो कब? 1980s के टाइम पीरियड में भाई एक रूल बनाया गया, जिसके अंदर बोला गया, क्या किया गया कि भाई वो क्या करेंगे, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिसके ज़रिए वो किसके लिए काम करेंगे? फिशर्स के लिए। तो उन्होंने क्या बनाया, एक यूनियन तैयार किया। उस यूनियन का नाम क्या था बेटा? NFF। क्या नाम था? NFF। लिख लो अगर आपने नहीं लिख रखा है तो, इसमें नहीं होगा, तुम्हें खाली जम्मू कश्मीर में इसमें वही दिया हुआ है। नाइनटीन 1997 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने क्या किया, एक रूल बनाया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब उन्होंने रूल बनाया तो क्या इसमें क्या हुआ, जितने भी जो मछुआरे फिशर्स थे उनकी क्या हो गई, जीत हुई। ठीक है। अब क्या था, केंद्र सरकार ने जो ये पॉलिसी तैयार की थी, जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दे दी गई थी। अब मतलब वो जहाज़ लेके जा सकते थे और गहरे समुद्र में वो क्या कर, डीप वाटर में, डीप सी में क्या कर सकते थे, वो मछली को पकड़ सकते थे और अपना जीवन यापिका चला सकते। इसके बाद 1990s में क्या हुआ, NFF ने केंद्र सरकार के साथ अनेक कानूनी लड़ाई लड़ी। मतलब उन्होंने बहुत सारे क्या हुए, लड़ाइयाँ लड़ी। किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मतलब कि अपने हक के लिए सरकार से भी लड़ गए वो। देन 2002 में जुलाई में NFF ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्ट्राइक चालू कर दिया। ठीक है। अब वो उस स्ट्राइक के अंदर क्या हुआ, विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने लाइसेंस जारी करने के विरोध में था। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा, जो मछली मारने का जो वर्क है वो किसे दे दिया था, किसको प्रोवाइड कर दिया, फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को प्रोवाइड कर दिया, लाइसेंस दे दिया उसको एक अलग से कि भाई वही लोग क्या कर सकते हैं, सी के अंदर क्या मार सकते हैं, मछलियों को पकड़ सकते हैं। मतलब बाहर के देशों को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट वो। अच्छा, जो इंडिया का यस। ठीक है। फिर इन्होंने दोबारा से क्या किया, प्रोटेस्ट। यस। NFF ने परिस्थिति में रक्षा मछुआर
भाई ये क्या करते, देख मेरी बात सुन, जो ये मछुआरे लोकल वो क्या करते हैं, सरकार को उसका कुछ भी टैक्स नहीं देते, समझ गए। अच्छा वो टैक्स देंगे तो सरकार को किसमें फ़ायदा है, उनके साथ। विदेशियों के साथ फ़ायदा है ना। और वो एक जितना भी पकड़ेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड देंगे, ये कितना पकड़ रहे हैं कोई फायदा बता ही नहीं रही है, समझ गए, ये चीज़ है इसीलिए सरकार ने। तो ये क्लियर हो गया, NFF नेशनल फिशर फोरम। फिर आते हैं महिलाओं ने शराब माफियाओं को हराया। अब शराब माफिया क्या होते हैं ये भी नहीं होगा बेटा तुम्हारे में, ये भी नहीं है, बुक है। सर बुक ले लाई। अब ये क्या हुआ, लिक्विड माफिया, लिक्विड माफिया, लिक्विड माफिया। अब लिक्विड माफिया क्या है, लिक्विड माफिया के लिए क्या हुआ, वुमेन्स ने क्या चलाया बेटा, स्ट्राइक चलाया, ठीक है। और कहाँ चलाया उसके बारे में बात करते हैं। अब सुनिए, बहुत सारे जो महिलाएं थी, चित्तूर ज़िले, एक चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, कली नारी मंडल, और जिसका नाम है गुंडलूर गांव, गांव का नाम क्या है, गुंडलूर। इसके अलावा बोलते हैं गांव में, अब आपने देखा होगा मोस्टली लोग क्या करते हैं गांव में, ताड़ी निकालते हैं, ताड़ का एक पेड़ होता है और उसे क्या करते हैं, वाइट वाइट होता है वो जूस। तो बहुत सारी जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या किया इसके ऊपर, मतलब ताड़ी को क्या करने के लिए, रोक लगाने के लिए क्या किया उन्होंने, ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, गांव के ताड़ी विक्रेता पर पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया, मतलब उन्हें वापस रिटर्न कर दिया जीप को। जब गांव में ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को ये सूचना दी, मतलब जब वो ताड़ी जो बेच रहे थे उन्होंने उससे बड़े वाले लेवल ऑफिसर को बताया, तो उस टाइम में क्या हुआ, गुंडों का एक दल भेजा और गांव में महिलाओं के इससे भी नहीं डरी, मतलब कि जो ठेकेदार थे, बड़े ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारे क्रिमिनल्स को क्या कर दिया, भेज दिया, कहाँ पे, महिलाओं के पास। लेकिन महिलाओं भी इनसे डरी नहीं, ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस ने भी पीछे हट गई, मतलब पुलिस ने बोला भाई इस चीज़ में हम, क्योंकि भाई ये शराब का मामला, इसमें हम कोई भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब 1 वीक बाद क्या हुआ, ताड़ी की बिक्री पर विरोध करने वाली महिला ठेकेदार ने गुंडे के सरियों और घातक हथियारों को हमला किया, लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही, मतलब कि बड़े ऑफिसर्स ने अटैक किया वुमेन्स पे, उसके बाद भी महिलाएं अपने आवाज़ों पर बुलंद रहीं, डटी रहीं, किस लिए, ताकि वो ताड़ी के विक्रेता के लिए बिल्कुल रोक लगा दें, मतलब सेल आउट नहीं होने देना चाहती थी अपने शहर, ठीक है। इसका कारण क्या है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो हम मोस्टली जो वुमेन थी कहाँ की, गुंडलूर विलेज, विलेज याद रखना कौन सा है, गुंडलूर विलेज। सो गुंडलूर विलेज वुमेन वांट टू नो एनी ताड़ी यूज सेल इन दियर विलेज, मतलब वो चाहती थी कि उनके गांव में किसी प्रकार की ताड़ी की बिक्री ना हो। अब ये क्यों चाह रही है ऐसे, क्योंकि ताड़ी से क्या होता है, नशा होता है, और नशे से क्या होता है, उनके पति उनके साथ क्या करते हैं, फिर मारपीट करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। महिलाओं ने 3 जीप ताड़ी को फेंक दिया, मतलब भाई ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है, जब BKU उत्तर प्रदेश में किसान को लामबंद कर रहा था, उसी समय अलग अलग तरह के आंदोलन दक्षिण और राज्य में आंध्र प्रदेश में आकर चल रहे थे। जब भारतीय किसान जब आंदोलन चला रहे थे उस समय क्या था, और भी आंदोलन चल रहे थे, कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे। अब ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, मतलब ताड़ी के लिए क्या क्या हुआ, आंदोलन चलाया गया, मूवमेंट चलाया गया। तो ऑन दैट टाइम, जब जिस टाइम पे क्या हो रहा था, BKU भारतीय किसान यूनियन क्या कर रहे थे, उत्तर भारत में, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में क्या कर रहे थे, वो जब मूवमेंट चला रहे थे उसी समय क्या होता, दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा था, मूवमेंट चल रहा था। अब वो मूवमेंट कौन सा है, यहाँ पे है, यहाँ ये रहा ना, ये है ना मूवमेंट। स्टोरीज ऑफ द काइंड। यस।
तो उस टाइम पे ये महिलाएं अपने आसपास के पड़ोस में मदिरा की बिक्री पाबंदी पे मांग, मतलब मदिरा मतलब क्या होता है, लिक्विर। दारू। तो लिक्विर पे बिल्कुल ही वो चाहती थी भाई किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब इसका सेल आउट ना हो। तो उन्होंने क्या किया, 1992 में सितंबर में अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज़ दिखती थी, मतलब कि भाई आज महिलाएं ने वहाँ पर तोड़ फोड़ किया, आज महिलाओं ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इस तरीके से बात आई, विलेज का नाम बदला जाता था और खबर जैसी होती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों खिलाफ थी, मतलब जो शराब को बेच रहे थे उनके खिलाफ भी थी और सरकार के खिलाफ भी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया जब भी तो बेच रही है। आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसने ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में भी जाना गया। ये आंदोलन इतना ज़्यादा फेमस हो गया, कहाँ चलाया गया था? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं बोलोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश किसानों का है। ठीक है, और जो फिशर है वो भी यहीं का ही है, साउथ का है। ठीक है, जो मछली वालन। और ये नीचे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नीचे आता है आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश केरल, है। कर्नाटक। नीचे आंध्र प्रदेश, ऊपर अरुणाचल है। ईस्ट की साइड है जहाँ सूरज उगता है। आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में, क्या है? नल्लोर लिखा हुआ है, देखो चेक करो। दूर दराज तक गांव दुब्रघंटा में 1990s में शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता मतलब लिटरेसी को लेकर क्या हुआ, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाया। लिटरेसी को लेकर कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। मतलब क्या हुआ, जब ये लिटरेसी को बढ़ाने की बात की गई नल्लोर ज़िले में, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन दे वांट टू रजिस्टर्ड देयर नेम, वो अपना नाम लिखवाती थी और वो क्या करती थी उस शिकायत में, क्या डालती थी शिकायत में कि वो उनके हस्बैंड कौन है, कितनी एज है, क्या करते हैं, क्या पीते हैं। इसके चलते शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। मतलब उन्होंने क्या बताया, भाई वो लिक्विड का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, शरीर खत्म हो गया है। कच्चे दारू होती है। शराबखोरी के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरह प्रभावित हो रही है। शराबखोरी के बढ़ने पर से कर्ज, अब जैसे क्या हो रहा है, शराब की वजह से पता है क्या अभी हो रहा है, अब लोग क्या कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है, एक तरीके से मारपीट हो रही है, तो इसीलिए ये चल रहा है। ठीक है, नल्लोर में महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाया और 5000 गाँव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। कितनी? 5000। तो आपको याद रखना है, हाउ मैनी वुमेन दे एंगेज इन द ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो आपको क्या बताना है, 5000 विलेज वुमेन्स। ठीक है, नल्लोर ज़िले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। मतलब ताड़ी आई लेकिन उसको क्या कर दिया गया, डिने कर दिया, मतलब ताड़ी बिकेगी ही नहीं नल्लोर ज़िले में। ठीक है, और यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया धीरे धीरे। क्लियर है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो, भाई ये बात कही गई और ये बंद भी हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। मतलब ये क्या था, एक महिलाओं का आंदोलन भी था। लक्ष्मी का बताएंगे अभी आपको। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है बेटा, महिलाओं का आंदोलन, मतलब वुमेन्स मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि भाई इतनी महिलाएं कितनी कहीं की नहीं, जितने कि 5000 महिलाएं गाँव की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। सोचो इन्होंने किस किस चीज़ों में बात की, घरेलू हिंसा जो टॉर्चर किया जाता है इनको, दहेज प्रथा, ठीक है, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, मतलब कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट जो किया जाता है, उनके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई। क्लियर है? अब नेक्स्ट आइए, नर्मदा बचाओ। डैम। हाँ, नर्मदा बचाओ आ तो गया ये तो।
नर्मदा बचाओ, गॉट इट। अब नर्मदा बचाओ क्या है? वह सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, ठीक है, NFF, ठीक है, उसके बाद BKU, दलित पैंथर, और ये हमारा क्या है अभी जो हमने पढ़ा, ताड़ी विरोधी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक ऐसे मूवमेंट है जो कि पॉपुलर माने गए हैं, जो कि भारत के अंदर हुए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलर। और एक और है चिपको मूवमेंट, जो कि उत्तराखंड, ठीक है। गाँव का नाम क्या था? नल्लौर। ये यहाँ का है, ताड़ी का नल्लौर, हाँ। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है बेटा? बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन बोला गया है चिपको ने इस मॉडल को निहित पर्यावरणीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा। दूसरी ओर किसानों ने कृषि क्षेत्र में अनदेखी रोड पर प्रकट डाला। अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बोलते हैं 8वें दशक, मतलब 80 के दशक में, 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में नर्मदा घाटी के विकास मतलब एक प्रोजेक्ट चलाया गया। वो प्रोजेक्ट कहाँ लगना था? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े और 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सरदार सरोवर जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर 30 बड़े और 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का एक डिसीजन लिया गया। मतलब 300, मतलब कि 135 सबसे बड़े, फिर 300 छोटे, ठीक है, और 30 सबसे बड़े, इतने डैम बनाने थे इस 3 राज्य के अंदर। और इसी का नाम क्या दिया गया? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है। सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना का निर्धारण किया गया। अब बोलते हैं नर्मदा क्या है? नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। अब क्या बोला गया भाई? नर्मदा को बचाओ, उसी को बचाने के लिए क्या नाम दिया गया? नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अब ये था क्या? इस आंदोलन ने बांध के निर्माण का विरोध किया। तो मतलब जो ये आंदोलन चला नर्मदा बचाओ मूवमेंट, इसका मेन मोटिव क्या था कि भाई बांध मत बनाओ। अब बांध बनाएंगे, जब इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है भाई, 30 बड़े बांध, 135 मिडल और 300 छोटे। अब तुम बताओ, ये इतने अगर बांध बनेंगे और 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो जहाँ पर ये बनेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग तो रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे। इससे क्या होगा? उनको हटाना पड़ेगा। अब वो उनकी ज़मीन तो चल जाएगी, अब वो रहेंगे कहाँ? इसीलिए उन लोगों ने क्या चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो अब इसका मुद्दा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब ये है कि वो क्या करेंगे? बांध को बनने से रोकेंगे। भाई सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था, एक बहुउद्देश्य विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव, मतलब उसका मेन मल्टीपल डैम्स को क्या करना? बिल्डअप करना, मतलब बहुत सारे बांध को बनाना, ये उसका मुख्य कार्य था। अब बोलते हैं इसी के लिए बांध समर्थकों का कहना था कि इसके निर्माण से गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्य में पीने के पानी, सिंचाई। अब देखो बेटा, एक चीज़ बताऊं आपको, जो बांध बना रहे थे, डैम्स बना रहे थे, उनका पता है क्या था? उन्होंने क्या बोला? भाई ये जो डैम बन रहा है ये आप ही की भलाई के लिए बन रहा है। क्यों? आपको स्वच्छ पानी मिलेगा, दूसरा सिंचाई के लिए आपको पानी मिलेगा, आप खेती, बिजली के लिए, उत्पादन के लिए सुविधा होगी, बिजली भी बनेगी, पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई का पानी मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपको ही फ़ायदा है। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा घर चल जाएगा तो हमारा ये सब करने का फ़ायदा ही क्या है? ठीक है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद सरकार ने किसके पक्ष में बात? हाँ, सुनिए, 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। जब ये बांध का निर्माण संबंधित बात की गई तो मोस्ट ऑफ 245 किस में आ रहे थे? डूब में आ जाते। तो बोलते आता गांव के करीब 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहला आया। मतलब 2.5 लाख जो पॉपुलेशन है
और उसको कहाँ शिफ्ट करवाया जाए। तो बोलते हैं 1988 और 89 में दौरान मिली, जब एक कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठन ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में संगठित किया। बहुत सारे जैसे जैसे ग्रुप थे जो कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। वाद विवाद हो जाने के बाद नर्मदा बचाओ के अंदर क्या हुआ, ये परियोजना के अंदर सरकार ने मुद्दे को जोड़कर देखा और देखने के बाद उन्होंने क्या बताया, जितने भी जो लोग हैं आंदोलन के नेतृत्व में इस बात पर ध्यान दिलाया कि परियोजना का लोगों का पर्यावास और आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। तो क्या हुआ, सरकार ने इन सभी को 2003 में स्वीकृत और राष्ट्रीय पुनर्वास नीति क्या चलाया, मतलब इन सभी को शिफ्ट करवाया जाए, इनको ज़मीन दी जाए, तब उसके बाद आप ये सारे काम चालू करो। ठीक है बेटा। 2003 में, हाँ 2003 में कोर्ट से एक आदेश आ गया। कोर्ट ने क्या किया, न्यायपालिका ने बोला आप इसे ट्रांसफ़र करवा दीजिए सही सलामत, देन उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क। ठीक है। परंतु सफलता के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध झेलना पड़ा और उसके बाद कई सदियों बाद भी उस परियोजना पर काम किया गया है। कहा जाता है बहुत सारे बांध बने भी, और जिसकी वजह से आज गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर पानी मिलता है, बिजली की उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये था। तो गुजरात में नर्मदा वैसे नदी तो उसका पानी बह के मध्य प्रदेश जाता है। हाँ मध्य प्रदेश, मेरे पापा कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा जाता तो ना है। आया हूँ। हाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, ये बहुत बड़ा एरिया है, गुजरात तो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट है। और उसके अलावा तुम लगा लो पानी कमी भी है उधर, है ना, और उसके सटे में राजस्थान भी है। तो उन्होंने यही सोच के चलाया था कि भाई चलो लोगों को क्या मिल जाएगा, पानी की कमी घट जाएगी। और कहीं पता एक चीज़ और भी है, बांध के बनने से बाढ़ भी रुक जाती है। बाढ़ रुक जाती है, बिजली ठीक है। इतनी ज़्यादा मिलती है। तो यही चीज़ वो तो सही सोच रहे थे निदान, लेकिन इनका भी कहना सही था भाई कि हमें तो हमारा घर डूब जाएगा ना, हमें तो पहले रोजी रोटी, हमारा घर रहेगा जब भी तो हम रोजी रोटी खाएंगे। चलिए अब आइए नेक्स्ट, ये वाली पिक्चर निकालिए।